इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पर ट्रस्ट की बैठक के बाद बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 36 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, जिन्होंने भी काउंटिंग में अपनी भूमिका निभाई थी या जिन्होंने घपलेबाजी करने की कोशिश करी थी। अब ये पूरा काउंटिंग का सिस्टम जो है वो एसबीआई के हाथ में चला गया है। और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित। सर, क्या कुछ एसबीआई को जिम्मेदारी मिली है और 36 कर्मचारियों को क्यों निकाला गया है? बिल्कुल, देखिए, ट्रस्ट की कल अहम बैठक हुई थी। हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि ट्रस्ट एक बड़ी बैठक कर रहा है, जिसके बाद ट्रस्ट की तरफ से जो बदलाव किए जाएंगे वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। कि कल देर रात तक की बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया है कि जो कर्मचारी गिनती करते हैं कैश की, अब वो कर्मचारी उसकी गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि जो निजी कंपनी से उन कर्मचारियों को हायर किया गया था या फिर जो ट्रस्ट के जो करीबी थे या फिर भरोसेमंद लोग थे, अभी भी जो 32 कर्मचारी थे टोटल, उनको हटा दिया गया है और उनको राम मंदिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब एसबीआई इसका पूरा जिम्मा संभालेगी। एसबीआई अपने कर्मचारियों को लगाएगी और एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि हमारे वो कर्मचारी होंगे जो कैश काउंट करेंगे और उनके आई कार्ड भी होंगे और साथ ही साथ जब वो परिसर से निकलेंगे तो उनकी चेकिंग वगैरह भी होगी। ये सब चीज़ें ट्रस्ट की तरफ से कही गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से गोपाल राव को लेकर काफ़ी अपडेट आ रहा था, क्योंकि गोपाल राव इस्तीफा देने पर मनाही कर रहे हैं और वो इस्तीफा के लिए कह रहे हैं कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं इस्तीफा नहीं कर दूंगा। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आगे आने वाले समय में अगर किसी की भूमिका है ट्रस्ट में तो उसका भी इस्तीफा हो सकता है। और हम आगे आने वाले समय में आपको अपडेट देंगे, क्योंकि देखिए, चंपत राय का इस्तीफा हुआ, उसके बाद इस्तीफे को मंजूर किया गया। अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, मंजूर किया गया। लेकिन गोपाल राव के बारे में अभी भी संशय है, क्योंकि देखिए, एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें अनिल मिश्रा का बाकायदा नाम था, जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी। हालांकि अब एसआईटी का नए तौर पर गठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया है और अब वो एसआईटी जो जांच करेगी उस पर कहीं ना कहीं भरोसा होगा। लेकिन जो प्रशासन की ओर से एसआईटी का गठन किया गया था उसमें अनिल मिश्रा को मुख्य तौर पर ही बताया गया था कि उन्होंने एसओपी का पालन नहीं करवाया है। जहां तक चंपत राय का जिक्र है तो चंपत राय का नाम नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चंपत राय का नाम हो सकता है, गोपाल राव का नाम हो सकता है। और क्योंकि गोपाल राव और चंपत राय को अयोध्या से बाहर यानी दिल्ली के अंदर जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में गोपाल राव पर भी बड़ी गाज गिर सकती है और हम देखेंगे कि पूछताछ भी उनसे हो सकती है। सर, सीईओ को लेकर काफी ज्यादा हवा चल रही थी, बोला जा रहा था कि सीईओ जो है वो बनेगा, अभी इस बैठक में ही बनने वाला है, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई, क्या कारण है? देखिए, अभी 1 महीने का वक्त लग जाएगा, क्योंकि सीईओ की नियुक्ति बमुश्किल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरीके से करनी होगी कि सीईओ पे पूरा भरोसा आम जनता को हो और तमाम लोगों को हो। क्योंकि देखिए, अगर सीईओ कोई भी होगा तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वो किस तरीके से काम कर चुका होगा, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है। और जिस तरीके से आवेदन में कहा गया था कि वो सनातनी होना चाहिए, वो हिंदू है, तो उसका बैकग्राउंड आखिर कहाँ से आता है। क्योंकि जब तक उसके इतिहास के पन्नों को पूरी तरीके से खंगाल नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे सीईओ के पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। क्योंकि राम मंदिर में जो दान चोरी हुई है उसके बाद फूक फूक कर कदम ट्रस्ट भी रख रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टी की तरफ से तो ये कहा गया था कि ट्रस्ट को ही भंग कर दिया जाए, लेकिन जो ट्रस्ट बनाया गया है उस ट्रस्ट को आसानी से भंग नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और ट्रस्ट में यही हुआ कि एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। तमाम जो ट्रस्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरोपी नहीं हैं, और जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते जब तक हम ये कह सकते हैं कि वो आरोपी नहीं माने जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब उन पर आरोप लगे हैं तो उस पर आगे आने वाले समय में निर्भर करेगा कि आखिर कोर्ट क्या कहता है, आखिर पुलिस क्या कहती है, आखिर एसआईटी क्या कहती है। क्योंकि अभी देखिए, किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, हम ये बार बार कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो बड़े खुलासे जरूर कर रहे हैं, उन पर भी ये दोषी सिद्ध नहीं होती कि क्योंकि जब तक कोर्ट ये फैसला नहीं ले लेता है। क्योंकि अगर पुलिस अपनी एफआईआर में लिखती है कि यहाँ इतने करोड़ की संपत्ति उन्होंने ली है या फिर चोरी के माध्यम से अपनी इतने करोड़ की संपत्ति बनाई है, तब तो ये कहा जा सकता है। लेकिन कोर्ट जब तक फैसला नहीं देगा जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो करोड़ों की संपत्ति है उसको लेकर निगम को भी नोटिस दिया गया है, निगम नोटिस दे रहा है। दूसरी तरफ टिन्नू यादव और मनीष यादव से जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कबूला है कि हमने कहीं ना कहीं इतनी प्रॉपर्टियों को बनाया है। लेकिन क्या ये जो प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं तमाम प्रॉपर्टियां दान चोरी के पैसों से ही बनाई गई हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो लवकुश मिश्रा ने भी अपनी पत्नी को जेवरात देने का काम किया, वो दान चोरी के पैसे से देने का काम किया।
और तो और जो गाड़ियां खरीदी गई वो दान चोरी के पैसों से खरीदी गई। क्योंकि देखिए जो गवाहों की बयान दिए जा रहे हैं गवाहों की तरफ से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने मीडिया के सामने जो बयान दिया है अब उनसे पुलिस भी पूछताछ करेगी और हो भी सकेगा कि आगे आने वाले समय में उनकी कोर्ट में पेशी होगी और उन्हें गवाहों के तौर पर पेश किया जा सकता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी गवाही काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि क्या ट्रस्ट से जुड़ने के बाद ही टिन्नू यादव, मनीष यादव, लव कुश और तमाम जो अन्य लोग हैं, अनुकल्प या तमाम लोग, उनकी क्या संपत्ति ट्रस्ट से जुड़ने के बाद ही बढ़ी और आखिर किस तरीके से उन्होंने करोड़ों का आशियाना बना लिया और करोड़ों पैसे इन्वेस्ट किए। क्योंकि बार बार ये बातें सामने आ रही हैं, कभी 50 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 159 करोड़, लेकिन ये आंकड़ा है कितने का और कितना गबन हुआ है, कितना आम जनता का चढ़ावा ये चोरी कर कर ले गए हैं और क्या इसमें किसी रसूखदार की मिली भगत है, ट्रस्ट का क्या बड़ा व्यक्ति भी इसमें है। ये तमाम जो बातें हैं अभी कहीं ना कहीं पूछताछ का जो विषय है वो अभी है और पूछताछ चल भी रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ट्रस्ट ने अहम काम कर रहा है। ट्रस्ट ने अभी जो तमाम कर्मचारी थे उनको हटाने का काम किया। एसबीआई के जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं कर्मचारी के तौर पर होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सीईओ कौन होगा और सीईओ के लिए कौन सी नियुक्ति होगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि अमिताभ ठाकुर समेत कई और लोग भी थे जो सामने आए थे और उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर बाकायदा एक वीडियो बनाया गया था। अमिताभ ठाकुर जो कि विवादों से भरे रहे हैं, क्योंकि मायावती सरकार में किस तरीके से वो अड़ गए थे, अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन हुआ था और योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन हुआ। तो सवाल है कि अमिताभ ठाकुर जैसे लोग भी जब आवेदन दे रहे हैं तो क्या उनकी भी नियुक्ति संभव है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो मुख्य तौर पर सनातनी हूं और मेरा जो हिस्ट्री रहा है वो भी मैंने किस तरीके से काम किया है अपने कार्यकाल के दौरान, वो भी हिस्ट्री मेरी साफ रही है, हालांकि वो विवादों में घिरे रहे हैं। तो आखिर सीईओ कौन होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट पर भरोसा आम जनता अभी भी कर रही है, ट्रस्ट पर भरोसा तमाम लोग कर रहे हैं और अगर ट्रस्ट ने दोबारा इस भरोसे को खोया तो नौबत आ जाएगी ट्रस्ट को भंग करने की। सर, ट्रस्ट पर तो भरोसा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर रिपोर्ट आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष भी सेम सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतना वक्त क्यों, ऐसे कौन से विषय रह गए हैं, कौन सी चीजें रह गई है जिसकी वजह से रिपोर्ट आने में इतना वक्त है। देखिए, अगर हम एसआईटी की जो आंतरिक रिपोर्ट आप कह रहे हैं उसकी बात करें तो उससे पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एसआईटी का पुनर्गठन कराया जाए। और लगता है कि आगे आने वाले समय में जो प्रशासन की एसआईटी है और उनकी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको ही कहीं ना कहीं आधार बनाया जाएगा, उसको देखा जाएगा या फिर जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो जाके जांच करेगी दोबारा से और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आ सकती है। क्योंकि जब तक नहीं हुआ था पुनर्गठन तब तक तो ये कहा जा रहा था कि उसी वक्त प्रशासन के पास ये रिपोर्ट उनकी टेबल पर चली जाएगी, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है कि एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए। तो पुनर्गठन किया गया है, उसमें तमाम अहम नाम हैं और वो दोबारा से जांच करेंगे तो उस अंतरिम रिपोर्ट का कोई मतलब अभी तो नहीं बनता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अंतरिम रिपोर्ट भी जो प्रशासन की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन की टेबल पर होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा से लेकर तमाम बड़े नाम थे और ये भी बताया गया था कि एसओपी का पालन नहीं किया गया और अंतरिम रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आएगी जब तक इसका खुलासा नहीं हो पाएगा कि और कितने नाम हैं। लेकिन हाँ, जो अभी पुनर्गठन किया गया है एसआईटी का उसमें तमाम बातें सामने आएंगी, क्योंकि यही पुनर्गठन वाली टीम जब पूरी जांच करेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी बताएगी कि हमने क्या क्या जांच की है और आखिर किन चोरों का नाम इसमें शामिल है और आखिर ट्रस्ट के वो कौन लोग हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुनर्गठन किया गया है एसआईटी का उस पर तो विपक्ष भी विश्वास करेगा, क्योंकि वो कोर्ट की तरफ से गठित की गई है, प्रशासन की तरफ से नहीं गठित की गई है। इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार ने जो एसआईटी का नियुक्ति करी थी, जो टीम बनाई थी, क्या उसमें कोई घपलेबाजी हुई थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी या किसी को बचाया जा रहा था, किसी को रखा जा रहा था, जिसकी वजह से आज दूसरा एसआईटी टीम बनाने की जरूरत पड़ गई। देखिए, अगर कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट में कई डिमांड की जाती हैं, क्योंकि या तो कोर्ट कई बड़े मामलों पर स्वतः संज्ञान लेता है या फिर हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टी कोर्ट की तरफ से कई डिमांड करती हैं। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया था तो एसआईटी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना, देखा, परखा और उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से एसआईटी गठित की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्गठन जरूर एसआईटी का कर दिया है कि इस पर सभी को भरोसा रहे। और जब पुनर्गठन किया गया है एसआईटी का तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को भी इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, बशर्ते आप राजनीति ना करें और कोशिश ये करें कि जो चोर हैं
उनका मुख्य तौर पर पता लग पाए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनके वो लोग तो हैं ही, लेकिन कई और नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए SIT को जो सबूत देने का काम किया था वो संजय सिंह ने भी किया और कई हिंदू संगठनों ने भी किया है। तो ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुनर्गठन जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं लाएगा, जब तक कहीं ना कहीं एक शंका रहेगी कि आखिर कितने लोग हैं, कितने का गबन हुआ और आगे आने वाले समय में ये चोरी नहीं होगी, उसका आश्वासन आखिर ट्रस्ट किस तरीके से देगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में बैठक के बाद से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है और SIT के पूर्ण गठन के बाद एक अंतरिम रिपोर्ट और एक दूसरी जांच भी होने वाली है। अब उसमें क्या कुछ सामने आएगा ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।